अभी ना मेरे जनरल मेड की पोस्टिंग्स चल रही थी, सो आई थॉट कि वॉट एवर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन दीज 2 वीक्स आई शुड डिस्कस हियर, सो दैट मेरी एक शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ बन जाएगी जो कि मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगी। ओके, सो पिछले वेडनेसडे को हमारा पोस्टिंग शुरू हुआ था एंड हमने केसेस भी लिए हैं काफ़ी कुछ, बट परफेक्ट अभी भी नहीं हुआ है केस लेने में। सो कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने जस्ट एक ट्राई मारा था कि मैं अगर इस तरह से पढ़ पाऊँ, बट ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंशियल साइनोसिस, देन auscultatory findings in vitamin B12 deficiency, then grading of edema, signs of heart cells failure or heart failure basically, signs of malignancy, peripheral markers of TB, shiny abdomen conditions, method of palpations of splenomegaly, Traub's space. सो दीज ऑल आर दी क्वेश्चंस जो कि इन 2 हफ्तों में मैंने ऑलमोस्ट सीखा है। यस, इस पोस्टिंग में बहुत कुछ नया सीखने मिला, बहुत कुछ। तो इस तरह से क्वेश्चंस लिख लेती थी जब सर डिस्कस करवाते थे, एंड इन अ सेपरेट नोटबुक आई हैव रिटन ऑल दी पॉइंट वाइज आंसर। ऑब्वियसली मैंने बुक से इतने अच्छे डीपली मैनर में नहीं पढ़ा है, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट to make a short note on those questions, and इतने सारे चीज़ें हमें अभी तक पढ़नी है। ओके, let's start. So our first question was differential cyanosis. So cyanosis क्या होता है? bluish discoloration होती है just because वहाँ पे deoxygenated blood ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंशियल साइनोसिस इज़ अ कंडीशन इन विच, मैं इस कॉपी को बंद कर देती हूँ बिकॉज ऑल दी क्वेश्चंस के पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। क्वेश्चंस नहीं लिखे ऑब्वियसली, क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। ओके, डिफरेंशियल साइनोसिस, differential cyanosis is a condition in which cyanosis is present in the lower limbs but absent in the upper limbs, यानी कि पैर में दिखेंगे लेकिन हाथों में नहीं दिखेंगे। It is seen in patent ductus arteriosus. ये आज के वाइवा टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया था, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। कॉर्टिकेशन ऑफ एओर्टा विथ पीडीए में देखा जा सकता है, एंड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विथ रिवर्स्ड शंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स भी पूछे गए थे, साइंस क्या क्या देखने मिल सकते हैं वो भी पूछे गए थे। स्पेसिफिकली ऑस्कल्टेटरी पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ट्रैकिकार्डिया देखने मिलेगा क्योंकि एनीमिया है, तो ऑब्वियसली हार्ट रेट बढ़ जाएगी एज अ कंपनसेट मैकेनिज्म। फ्लो इजेक्शन मरमर सुनाई देगा। सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर बेस्ट हर्ड एट पल्मोनरी एरिया, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। देन लाउड फर्स्ट आउट साउंड सुनाई देगा ड्यू टू इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो लाउड फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देगा। S3 गैलॉप सुनाई देगा बिकॉज वॉल्यूम ओवरलोड एंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। देन फंक्शनल मरमर सुनाई देगा, जो कि बेसिकली कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ नहीं है वो दिखाता है, एंड एक बार हम एनीमिया को ट्रीट कर देंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि ये मरमर बंद हो जाएगा। उस टाइप का फंक्शनल मरमर सुनाई देगा। ओके, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रेडिंग ऑफ एडेमा, बेसिकली पिटिंग एडिमा की हम ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो एडिमा क्या है? स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग दिखाई देती है, दैट इज़ एडिमा। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो स्टार्लिंग फोर्सेस, ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सब। तो इसका ग्रेड, पहला ग्रेड है 2 mm, जो कि इमीडिएट दिखाई देगा, तो +1 बोलेंगे। अगर 4 mm फ्यू सेकेंड्स के बाद दिखाई दे रहा है तो +2, 6 mm 10 to 20 सेकेंड्स में तो +3, एंड 8 mm मोर देन 20 सेकेंड्स तो +4।
नेक्स्ट इज ओके, पहले यहाँ आते हैं, नहीं यहाँ आते हैं। साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर को मैंने RHF लिखा है। साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर में रेज्ड JVP, याद है वो 45 डिग्री एंगल बेड पे पेशेंट का JVP चेक करते हैं, 2 स्केल चाहिए होती है इसके लिए, दैट थिंग। रेज्ड JVP, पेरिफेरल एडिमा, हेपाटोमेगाली, एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, वेट गेन। वेट गेन बेसिकली क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है, ठीक है, तो NSR का बेसिकली कह सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, 4 मेथड्स ऑफ पैल्पेशन ऑफ स्प्लीन, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था बट देन बुक में मुझे यही मिला। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये चीज़ बुक में और डीपली पढ़ने से पता चलता, बट बेसिकली सर ने ये 4 नाम बताए थे तो मैंने ये लिख दिया। तो पहला है बाई मैनुअल, हुकिंग मेथड, मिडलेटन मेथड एंड निक्सन मेथड। ठीक है, अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, गार्डिंग एंड रिजिडिटी के डिफरेंस पूछते हैं। गार्डिंग एंड रिजिडिटी जो हम एब्डोमेन में देखते हैं ना, एब्डोमेन के पैल्पेशन में। ओके, एक बात और, पैल्पिटेशन एंड पैल्पेशन आर डिफरेंट, तो कंफ्यूज मत होना। एग्ज़ाम के टाइम पे नर्वस होके कई बार गलती हो जाती है, मुझसे भी हुई थी एक बार, तो सर ने बताया था कि पैल्पिटेशन अलग है, बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखना। ओके फाइन। गार्डिंग वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन मसल इन रेस्पॉन्स टू पेन। आपको पेन हो रहा है, मैंने टच करा, आप एब्डोमेन के मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ताकि पेन थोड़ा कम हो, उस टाइप से। तो देखने मिलेगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, कोलिसिस्टाइटिस में, पेनक्रियाटाइटिस में, लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस में। रिजिडिटी, इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये खुद से होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन मसल ड्यू टू पेरिटोनियल इरिटेशन। पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल ट्रॉमा, सीवियर अपेंडिसाइटिस, सीवियर पैनक्रियाटाइटिस। स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली बेसिकली कहाँ कहाँ देखने मिलती है, ये चीज़ पूछा गया था। केसेस वेयर स्प्लीनोमेगैली इज सीन, तो पहला है मलेरिया में, ट्यूबरक्लोसिस में, टाइफॉइड में, वायरल इन्फेक्शंस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये जो हार्ट में होता है, एंड काला आजार के केसेस में देखने मिलता है स्प्लीनोमेगैली। नेक्स्ट इज, हाँ ओके, मोर केसेस आर देयर, जैसे कि इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज जैसे कि एमालॉइडोसिस, सार्कोइडोसिस, गाउचर्स डिजीज, निमेनपिक डिजीज। मैलिग्नेंसी कॉजेज जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। दो एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे काफ़ी होगा। हिमोलाइटिक कंडीशंस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और भी थे बट मैंने 2 ही लिखे बिकॉज एग्ज़ाम में जनरली ये 2 जल्दी याद आ सकते हैं क्योंकि हम ये फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर है हैकेट्स ग्रेडिंग ऑफ स्प्लीनोमेगैली, तो ग्रेड करते हैं, ये एक सिस्टम है जिसके बेसिस पे स्प्लीनोमेगैली को ग्रेड किया जाता है। ग्रेड 0 इज़ फॉर स्प्लीन नॉट पैल्पेबल, अगर आप पैल्पेट नहीं कर पा रहे हो स्प्लीन को तो ग्रेड 0। ग्रेड 1 जब जस्ट पैल्पेबल बिलो लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन। लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन वो याद है, रिब केज का वो जो लास्ट में आता है डायगोनल सा, हाँ, तो वो है आपका लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन, उसको जस्ट पैल्पेबल हो रहा है वहाँ पे, उसके जस्ट नीचे, तो वो हो गया ग्रेड 1। ग्रेड 2 हुआ जब पैल्पेबल बट नॉट बियॉन्ड हाफ वे टू अम्बलिकस, जब कॉस्टल से लेकर अम्बलिकस के बीच में कहीं पे हो रहा हो तब, लेकिन मोर देन हाफ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, बियॉन्ड नॉट बियॉन्ड ओके सॉरी, लेस देन हाफ होना चाहिए। देन थर्ड इज एक्सटेंड्स बियॉन्ड हाफ टू अम्बलिकस। फोर्थ इज रिचेस अप टू अम्बलिकस। फिफ्थ इज एक्सटेंड बियॉन्ड अम्बलिकस। तो यहाँ पे सपोज आपका लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन है और यहाँ पे अम्बलिकस है, तो अगर यहाँ पे पैल्पेट नहीं हो रहा तो 0, अगर हल्का सा पैल्पेट हो रहा है इसके बाद तो 1, अगर हाफ इसके और इसके बीच के डिफरेंस में हाफ से कम है, यहाँ कहीं पे हो रहा है तो दैट इज़ 2, अगर इसके बाद हो रहा है तो दैट इज़ 3, अम्बलिकस पे हो रहा है तो 4, अम्बलिकस के बाद हो रहा है तो 5th, ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम है। स्प्लीनोमेगैलिया प्राइमरी और अर्ली साइन, कहाँ कहाँ पे पहले अर्ली साइन दिखेगा,
ये भी सर ने हमसे पूछा था कि लेट साइन और अर्ली साइन कैसे किस किस डिजीज़ में पहले दिख जाएगा, किस किस डिजीज़ में थोड़ा लेट से दिखेगा। तो हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ेस लाइक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोफाइब्रोसिस। हीमोलाइटिक में जैसे कि थैलेसीमिया, हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया और कालाजार में अर्ली साइन में दिखेगा। इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेस एमेलॉइडोसिस और गाउचर्स डिजीज़ में अब जल्दी देखने मिलेगा, अर्ली साइन दिखने मिलेगा। स्प्लीनोमेगालिया लेट साइन। लेट साइन कहाँ, पोर्टल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ सच एज सिरोसिस, पेन नहीं चला, सच एज सिरोसिस एंड अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। Chronic infections such as TB and cardiac causes such as right heart failure. Next is method of spleen percussion. तो 2 methods होते हैं। तो पहला है आपका कैस्टिल्स एंड निक्सन्स मेथड। इसकी स्पेलिंग समझ ही नहीं आ रही थी जब सर बोल रहे थे, फिर मैंने गूगल में सर्च करा कि अच्छा ये होता है। ओके, सो CM मेथड में क्या होता है, सुपाइन पोजीशन पे है, लेफ्ट लोअर इंटरकॉस्टल स्पेस 8th से 9th इंटरकॉस्टल स्पेस बेसिकली चेक करते हैं इन द रीजन ऑफ एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। फिर वहाँ से पर्कस करते हैं फुल एक्सपिरेशन पे और डीप इंस्पिरेशन पे। नॉर्मल तब होगी जब आपको दोनों साउंड्स दोनों टाइम फुल एक्सपिरेशन और डीप इंस्पिरेशन में रेजोनेंट मिलेगा। लेकिन अगर स्प्लीनोमेगालिया आपको मिलेगी तो उसमें आपको इंस्पिरेशन पे डल साउंड दिखेगा मिलेगा। और निक्सन्स मेथड जो है, राइट लैटरल पोजीशन, परकशन अलोंग लेफ्ट लोअर चेस्ट टुवर्ड्स कोस्टल मार्जिन, परकशन फ्रॉम लंग डाउनवर्ड, डलनेस लिंक्ड। नॉर्मल है अगर तो डलनेस जो है वो बहुत लिमिटेड दिखेगी, लेकिन स्प्लीनोमेगालिया होगी तो डलनेस एक्सटेंड मोर एंटीरियर एंड इंफीरियर। और सवाल पूछ दिया था सर ने कि टिम्पैनिक नोट कई बार देखने मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फंडस ऑफ स्टमक। तो नॉर्मल अगर फंडस होगा स्टमक का तो टिम्पैनिक नोट देखने मिलेगा, लेकिन कहाँ ऐसी कौन सी केसेस है जहाँ पे फंडस ऑफ स्टमक टिम्पैनिक नोट की जगह डल नोट दे सकता है। तो स्प्लीनोमेगालिया होगी तब दे सकता है, लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन होगा तब दे सकता है, प्लूरल थिकनिंग होगी तब दे सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर होंगे तब दे सकता है। अगर फुल स्टमक इज़ नॉर्मल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। अगर फुल स्टमक होगा, पूरा फंडस भी एरिया पूरा फिल है, भर के ठूस के खाया है, तब देखने मिल सकता है। गैस्ट्रिक ट्यूमर होगा फंडस के एरिया में तब हो सकता है, लेफ्ट किडनी एनलार्जमेंट के टाइम पे, एंड पैनक्रियाटिक मास जब देखने मिलेगा तब देखने मिलेगा। ये चीज़ मैं स्किप करना चाहूँगी क्योंकि ये मैंने सेकेंड ईयर के अभी टॉपिक मैंने पढ़ी नहीं है, क्लास में हुई थी बट मुझे थोड़ा और डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो ये टॉपिक मैं स्किप करूँगी। मैं वापस से अच्छे से पढ़ के फिर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की ग्रेडिंग फॉर ब्रेथलेसनेस। क्लास 1 इज़ नो लिमिटेशन ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब आपको बहुत ही थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस है, बट आप जो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो वो आप नॉर्मली कर पा रहे हो, तो दैट इज़ क्लास 1। क्लास 2 इज़ स्लाइटली लिमिटेशंस, कंफर्टेबल एट रेस्ट, बहुत ही हल्की सी हो रही है, मतलब आप काम अपना कर लोगे आराम से, ठीक है, लेकिन कंफर्ट हो जाएगा जब आप रेस्ट करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस नहीं रहेगी। क्लास 3 होगा जब मार्क्ड लिमिटेशंस होंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगेगा काम करने में, कि भाई काम करते हुए आप रुक जा रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, फिर वापस नॉर्मल होते हो, उसके बाद काम करते हो, फिर से हो जाता है उस टाइप से, तो दैट इज़ क्लास 3 मार्क्ड लिमिटेशंस। क्लास 4 इज़ सीवियर लिमिटेशंस, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो गया, आप रेस्ट भी ले रहे हो तो भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, दैट इज़ क्लास 4। नेक्स्ट इज़ MMRC का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल सेट। ग्रेड 0 इज़ ब्रेथलेसनेस ओनली व्हेन स्टीनियस एक्सरसाइज इज डन, बहुत ज़्यादा आपने कुछ ऐसा एक्सरसाइज करा है जिसके कारण ब्रेथलेसनेस होना ही है, दैट इज़ ग्रेड 0, basically normal kind of. Grade 1 breathlessness when hurrying, जब आप बहुत जल्दी कुछ काम कर रहे हो तब आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, या फिर आप एक अप हिल चढ़ रहे हो और आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, दैट इज़ ग्रेड 1। ग्रेड 2 इज़ जब आप अपने ही सेम एज के पीपल के कंपैरेटिवली स्लो स्पीड में वॉक करने लग जाओ,
दैट इज़ ग्रेड 2। तो जैसे वॉकिंग पे कई बार ग्रैंड पेरेंट्स निकलते हैं, तो आपको उनको वैसे पूछना पड़ेगा कि आप जब चल रहे हो तो साथ चल पाते हो या आप थोड़ा सा चल के थक जाते हो, स्पीड स्लो हो जाती है आपकी, उस टाइप से। ग्रेड 3 ब्रेथलेसनेस आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। 100 मीटर चले, उसके बाद आपको थकान होने लगी कि नहीं अब तो थक गए, ब्रेथलेसनेस फील हो रही है। ग्रेड 4 2 ब्रेथलेसनेस वाइल ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग। बेसिकली डेली वर्क जो करते हैं हम, डेली रूटीन वर्क्स, उसके टाइम पे आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, दैट इज़ ग्रेड 4। तो इसमें 5 ग्रेड्स है और NYHA के ग्रेडिंग में सिर्फ 4 ग्रेड्स हैं। एंजाइना पेन को डिस्क्राइब करने के लिए 6 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला है रेट्रोस्टर्नल ओरिजिन, फिर है क्रशिंग टाइप ऑफ पेन। पहला है कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, रेट्रोस्टर्नल। फिर किस तरह का पेन है, क्रशिंग टाइप ऑफ पेन, रेडिएटिंग टुवर्ड शोल्डर एंड जॉ, एग्रीवेशन ऑन वर्क एंड रिलीविंग ऑन रेस्ट, जो कि बेसिकली 5 to 10 मिनट्स के ड्यूरेशन पे हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन में ये 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर एंजाइना इक्विवेलेंट के बारे में पूछा था। सो बेसिकली क्या होता है कि MI हो रही है आपको, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इश्कीमिया हो रहा है, लेकिन आपको चेस्ट पेन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इश्कीमिया अकर विदाउट टिपिकल चेस्ट पेन। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि क्या होगा, डिस्पनिया, फैटिग, सिनको, पैल्पिटेशंस, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया या फिर वॉमिटिंग, ये कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होगा जो देखने मिलेंगे हमें पेशेंट में। ओके, नाउ साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी। वेट लॉस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लॉस ऑफ एपिटाइट देखने मिलता है, लॉस ऑफ एपिटाइट के कारण भी वेट लॉस देखने मिल सकता है। लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलेगा, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, persistent फीवर, नाइट स्वेट्स। पेरिफेरल मार्किंग्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, TB क्लास, ऐसे याद रख सकते हैं। निमोनिया, वाओ, निमोनिक्स। निमोनिया टॉपिक मुझे पढ़ना है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो इस वजह से मेरे मुंह से वही निकल रहा है। ओके, पेरिफेरल मार्किंग्स ऑफ TB, T फॉर टेम्परेचर राइज और फीवर देखने मिल सकता है। बॉडी वेट लॉस देखने मिल सकता है। क्लबिंग देखेगा, ये क्लबिंग का एक कॉज है TB, याद रखिएगा। लिम्फ नोड, एनीमिया, नाइट स्वेटिंग एंड स्किनी अपीयरेंस। नेक्स्ट इज शाइनी एब्डोमेन, कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, POMAL, प्रेगनेंसी में, ओवेरियन ट्यूमर में, मैसिव एसाइटिस में, एब्डोमिनल सिस्ट में एंड लार्ज ओबेसिटी में। ट्रॉबेस स्पेस, एक स्पेस है, ये हमारा डिस्कस हुआ था जब हमें स्प्लीन का परकशन करना था दैट टाइम। तो सुपीरियरली 6th रिब आता है, लैटरली लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन और इंफीरियरली लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन। 6th लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन एंड मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये जो स्पेस बना ये हो गया आपका ट्रॉबे स्पेस। स्प्लीन पैल्पेशन के लिए ये 4 मेथड्स हैं। देन विंटर ब्रोंकाइटिस, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस इन विंटर सीजन, क्योंकि हो सकता है आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, इस वजह से कोल्ड एयर है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने मिल सकता है, या फिर COPD पेशेंट में कॉमन हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कफ होगा, स्पूटम होगा, कफ विद स्पूटम, वीजिंग। ये तो थे हमारे कल के टॉपिक्स जो हमें कल परसों में डिस्कस करवाया था। अब हम करेंगे आज के टॉपिक डिस्कस, कॉजेज़ ऑफ पेनफुल बायलैटरल स्वेलिंग। क्योंकि आज हमारा केस जो था वो बेसिकली राइट वेंट्रिकुलर फेलियर था, राइट हार्ट फेलियर था, उसका केस था। तो हम कोशिश कर रहे थे उसी टॉपिक पे डिस्कशन हो। तो कॉजेज़ ऑफ पेनफुल बायलैटरल स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब। अब याद करो, राइट हार्ट फेलियर है तो NSR का यानी कि बायलैटरल पिटिंग एडिमा देखने मिल सकता है। लेकिन वो पेनफुल है अगर, तो क्या क्या कॉज हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी हो सकता है, लिम्फेडेमा हो सकता है एंड एरिथमिया नोडोसम हो सकता है। इवन इन राइट हार्ट फेलियर कई बार देखने मिलता है पर हमारे पेशेंट में नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिपेंडेंट एडेमा, ये क्या होता है। तो बेसिकली जो ग्रेविटी, जो डिपेंडेंट पार्ट होता है ना, आप जैसे डेफिनेशन से ही समझते हैं, चलो
Swelling that occurs in the part of the body that are dependent lowest due to gravity. तो सपोज़ कोई वॉक करने वाला पेशेंट है जो चल फिर सकता है, तो उसके फीट या फिर एंकल्स में देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जब खड़ा हो रहा है तो उसका पूरा बॉडी वेट जो है वो वहाँ पे डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है, एंकल्स और फीट पे। तो वहाँ पे एडिमा देखने मिलेगा बिकॉज ग्रेविटी के कारण वाटर वहीं पे रहेगा। अब जैसे कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसके जो बटक्स हैं, सेक्रल वाला रीजन, वहाँ पे उसको सेक्रल एडिमा देखने मिलेगा, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कार्डियक कॉज हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। रीनल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने मिल सकता है। हेपेटिक कॉजेज़ में सिरोसिस देखने मिल सकता है। वीनस कॉजेज़ में क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी या फिर वेरिकोज वेन के कारण देखने मिल सकता है। एंड बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ये एक साइड इफ़ेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट देखने मिल सकता है। ओके, आज हमने ये एक नया टर्म सीखा विच इज़ ट्रैपोपनिया। ट्रैपोपनिया, तो ये क्या है? बेसिकली dyspnea that occurs when the patient lies on one side but relieved when lying on the opposite side. एक साइड लेटा है तो उसको डिस्निया फील हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, लेकिन वो दूसरी साइड जब लाई करेगा उसी के अपोजिट साइड तो उसको नॉर्मल फील हो रहा है। विच कैन बी कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल डिजीज़ इन 2 lungs और 2 sides, ठीक है। अब जैसे 2 lungs में से एक साइड कुछ दिक्कत है तो उस तरफ मुड़ने से उसको ब्रेथ लेने में दिक्कत हो सकती है, अपोजिट साइड मुड़ेगा तो उसको नॉर्मल ब्रीदिंग होगी उसकी। तो ड्यू टू अनइक्वल डिजीज़ इन 2 lungs, ठीक है। कॉजेज़ RS में प्लूरल इफ्यूजन हुआ तब, न्यूमोनिया हुआ तब देखने मिलेगा, लंग कोलैप्स हुआ तब, यूनिलैटरल हार्ट फेलियर, ये हार्ट का सिंबल है, सॉरी, यूनिलैटरल हार्ट फेलियर या फिर लेफ्ट एट्रियल एंजियोग्राम। Imaging test used to visualize blood vessels by injecting a contrast dye and taking X-ray images. Angiogram is the graph, जो ग्राफ मिलेगा, and angiograph is the machine, ठीक है। इवन ECG में भी ऐसा ही है। बेसिकली ग्राफ क्या होता है? हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमें लगता है कई बार कि वो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है पेपर में दैट इज़ ग्राफ, बट दैट इज़ नॉट ग्राफ। ग्राफ इज़ द डिवाइस, ग्राम इज़ द रिजल्ट जो भी मिल रहा है, इमेज या फिर रिजल्ट जो भी मिल रहा है। ओके, सो एंजियोग्राम हेल्प्स इन डिटेक्टिंग ब्लॉकेज, नैरोइंग और एबनॉर्मलिटीज़ इन वेसल्स। टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी में कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं जो कि हार्ट के लिए होता है बेसिकली, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी या फिर पेरिफेरल एंजियोग्राफी। पेरिफेरल यानी हाथ नॉट हार्ट, सॉरी, हैंड्स एंड लेग्स के लिए जो करेंगे। इट डिटेक्ट्स स्टीनोसिस, ब्लॉकेज, एन्यूरिज्म एंड कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इफ प्रेजेंट। Angiograph is the imaging equipment which is machine. Angiogram is the image or result. Graphy is the procedure, ठीक है, diagnostic procedure जिसमें हम एंजियोग्राफ की मदद से एंजियोग्राम निकाल रहे हैं। Indications: suspected blockage, myocardial infarction, aneurysm and vascular malformation. इन 4 केसेस में हम ये एंजियोग्राफी कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस: सीवियर रीनल फेलियर में नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो किसी पेशेंट को तब नहीं करना चाहिए, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस याद रखना, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस में डिफरेंस है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आपको एकदम ही यूज़ नहीं करना, मना है उस पेशेंट पे। कॉम्प्लिकेशन से कि आपने यूज़ करने के बाद उस पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने मिला, तो ब्लीडिंग या फिर हेमाटोमा, कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी देखने मिल सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस देखने मिल सकती है, या फिर एरिथमियाज बहुत ही कम देखने मिलता है बट कई बार देखने मिलता है। तो एंजियो को ऐसे याद रखेंगे, एसेस, नैरोइंग, गिव इमेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ANGIO। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इन पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ मायोकार्डियम है, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में
कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ऑब्स्ट्रक्टिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो ब्लड फ्लो को दिक्कत होगी, तो उस इश्कीमिया का चांस बढ़ सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी देखें तो क्या होगा कि इस हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक यानी कि याद है सेल साइज़ बढ़ जाती है, एनलार्ज होता है, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, वेंट्रिकल की साइज़ बढ़ जाती है, वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें कि सेप्टम बिकम्स थिक, मोटा हो गया अब तो सेप्टम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी जो है वो छोटी हो जाएगी। तो अब वहाँ पे क्योंकि ब्लड को पंप तो करना है उसे, तो वहाँ पे मिट्रल वाल्व मूव्स एंटीरियरली, उसके कारण क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइट्रल वॉल जो है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गया, ठीक है। कॉज देखें तो जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक बेसिकली आई रिमेंबर कि सर हमें जब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का हिंट देना चाह रहे थे तब उन्होंने यही वर्ड यूज़ करा था, तो वाइवा में अगर आपको ऐसा कुछ वर्ड हिंट के तौर पे मिल रहा हो तो आप पकड़ लेना इसे। म्यूटेशन इन सार्कोमेयर प्रोटीन। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, डिस्पनिया, सिंकोप, सडन कार्डियक डेथ, पैल्पिटेशंस, ये लास्ट में बोलना है सॉरी, डिस्पनिया, चेस्ट पेन, सिंकोप, पैल्पिटेशन, सडन कार्डियक डेथ। ऑर्डर में चलोगे तो अच्छा रहेगा वाइवा के टाइम पे भी। ओके, साइंस क्या क्या है, जैसे पल्स जो है वो जर्की या फिर बाइफिड पल्स देखने मिलेगा, ऑस्कल्टेशन में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर देखने मिलेगा, बेस्ट हर्ट एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं, ईसीजी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने के लिए, एंड इकोकार्डियोग्राफी सेप्टल हाइपरट्रॉफी देखने के लिए एमआरआई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट फार्मा का है, चलो छोड़ो। दीज टू टॉपिक्स वेर द इंटरेस्टिंग वन, जो कि आज मुझे पहली बार सुनने में भी मिला एंड पढ़ के मज़ा भी आया। फर्स्ट इज़ हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, occurrence of cardiac arrhythmia after acute excessive alcohol intake in otherwise healthy individual। अब कोई छुट्टी मनाने गया है तो कई बार क्या होता है, लोग ना बिंज ड्रिंकिंग कर लेते हैं अल्कोहल की, उसके कारण क्या होता है कई बार की कार्डियक एरिथमिया देखने मिलता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो पीपल कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल सडनली, जिसके कारण ट्रांजिएंट हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एट्रियल फिब्रिलेशन देखने मिलता है, एट्रियल फ्लटर, प्री मैच्योर बीट्स। तो क्या होता है बेसिकली, अल्कोहल जो है वो इंक्रीज कर देता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को एंड डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स को ऑन मायोकार्डियम, जिसके कारण क्या होगा कि हार्ट मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, एरिथमिया देखने मिलेगा एंड कई बार इतना सीवियर होता है कि डेथ कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एपाइकल बलूनिंग सिंड्रोम, जिसको हम ये भी कह सकते हैं विच इज़ टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। ये कुछ जापानीज़ नेम लग रहा है, इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। ओके, सो ये क्या है बेसिकली, अ ट्रांजिएंट कार्डियक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सडन वीकनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स leading to ballooning appearance, mimicking myocardial infarction but without coronary artery blockage। तो क्या हो गया, सडन वीकनिंग हो गई लेफ्ट वेंट्रिकुलर एपेक्स की, एपेक्स जो होता है ना हार्ट का, हाँ, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एपेक्स का सडन वीकनिंग हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, बलून अपीयरेंस होगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसा ही है, मिमिक करता है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज इसमें नहीं देखने मिलेगी। So this line, without coronary artery blockage, is the most important point। Okay, तो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी के कारण हो सकता है, ठीक है। तो ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हैं, अगर किसी डेथ ऑफ लव्ड वन हो गया, सडन आपको झटका शॉक लगा, फियर, शॉक, सर्जरी, सीवियर इलनेस, वहाँ पे देखने मिल सकता है, चांस बढ़ जाता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है, चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, इट मिमिक्स एमआई बेसिकली। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवा सकते हैं, ईसीजी, एसटी एलिवेशन और टी वेव इन्वर्जन। कार्डियक एंजाइम्स माइल्डली एलिवेट हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरह हाई नहीं होंगे लेकिन थोड़े से एलिवेट हो सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज,
echocardiography, apical ballooning of left ventricle we can see. And the last part was triad of aortic stenosis. तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, एंजाइना, सिंकोप एंड डिस्पनिया. तो इतना हमने आज डिस्कस करा है. अगर इन 2 दिनों में, मेरा पोस्टिंग थर्सडे तक है, तो अगर इन 2 दिनों में मैं कुछ और एक्स्ट्रा सीखूंगी तो मैं ज़रूर से एक और रिवीजन वीडियो बना लूँगी. ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.